सम्मानीय मंच, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्यकार संघ सागर की कथा गोष्ठी में मैं समस्त साहित्यकारों कथाकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। लघु कथा खातिरदारी। सुधा अपनी मित्र के साथ आगरा गई। वहाँ उसके रिश्ते के दीदी जीजाजी रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये लोग आगरा आ रहे हैं, ससम्मान वे लेने पहुँचे। खूब खातिरदारी की। जीजाजी ने दोनों का बहुत ख्याल रखा, खूब घुमाया, आगरा दर्शन कराया। जीजाजी का मिलनसार व्यक्तित्व देख सुधा बहुत प्रभावित हुई। दीदी से जीजाजी की खूब प्रशंसा की। दीदी पहले तो सुनती रही, वह ज़्यादा प्रशंसा सुन चुकी तो एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, ये बस दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। पूरे 25 वर्ष हो गए हैं, हमारा समय तो अकेले ही बीता है। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो शर्ट की क्रीज ना बिगड़ जाए, कभी गोदी भी नहीं लेते थे। ख्याल तो ये अपना ही ज़्यादा रखते हैं। और फिर लंबी सांस लेकर चुप हो गई। उनके मौन ने सब कुछ बयां कर दिया। दूसरे दिन हम लोगों को वापस आना था। जीजाजी रेलवे स्टेशन छोड़ने आए। कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता, चाय पानी के साथ खूब खातिरदारी की। उन्हें इस तरह मस्त मौला अंदाज में देख सुधा सोचने लगी, काश ये इतना ख्याल अपने बीवी बच्चों का रखते तो कितना अच्छा होता। अगली लघु कथा है भोजन की थाली। आज उनकी 11वीं है। घर में काफ़ी चहल पहल, दूर दराज के नाते रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं, गीता पाठ, गरुड़ पुराण सुनाए जा रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ पंडित जी को स्मृति स्वरूप उनकी सभी वस्तुएं दी जा रही हैं। पिंडदान से लेकर स्वर्णदान तक किया जा रहा है। भोग लगाने के लिए भोजन की थाली भांति भांति के पकवान के साथ आती है। भोजन की थाली जो जीते जी उन्हें कभी नहीं मिली, टिफ़िन सेंटर से ही वह उधर पूर्ति किया करती थी, आज स्वर्ग से अपने घर के भोजन की खुशबू पाकर चीत्कार करती हैं कि काश यह भोजन जीते जी मिला होता। अगली लघु कथा का शीर्षक है संस्कार। अभी अभी सगाई ही हुई थी। भाभी बहू के मुँह से ये उद्गार सुन पुष्पा अंदर तक सहर गई। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं भावात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर रही हूँ। जब जब फ़ोन लगाती हूँ आपका बेटा रिस्पॉन्स ही नहीं देता। मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे बाल झड़ रहे हैं। बीमार बीमार सा महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया, परंतु वह कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊँ? दिन भर ऑफिस में बीत जाता, रात जागते बीतती। मैंने सबको बताया, कोई सुनता ही नहीं। इतना सुनकर पुष्पा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, प्यार की मीठी थपकी दी। सब ठीक हो जाएगा कहकर आश्वस्त कर उसे घर भेजा। फिर घर आकर बेटे को फ़ोन किया, डांटा, उसकी बातें सुनी। बेटे के शब्द, माँ शादी की बात पक्की हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं। उसके मम्मी पापा से मैं अभी क्या बात करूं? भाई बहनों के लिए क्या भेजूं? इतनी सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं? आईफोन, घड़ी, न जाने क्या क्या। माँ अभी इस संबंध को यहीं रोक दीजिए। मैं पहले खूब कमा लूँ, उसके बाद शादी करूँगा। मुझे नहीं मालूम शादी के ये मायने होते हैं। यह सुन पुष्पा के मन मस्तिष्क में आज की पाश्चात्य संस्कृति एवं संस्कारों में पली बड़ी सेवा, त्याग, परोपकार जैसे भावों को तुच्छ समझने वाली लड़कियों के चेहरे चित्रपट की तरह चलने लगे। वह सोचने लगी, काश माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कार भी सिखाती तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद। दाम्पत्य जीवन। भाभी जी के साथ मुंबई जा रही थी। बगल की सीट पर त्रिपाठी दंपत्ति बैठे बतिया रहे थे। बातों बातों में परिचय बढ़ा। धर्म, दर्शन, अध्यात्म पर चर्चा हुई। थोड़ी देर बाद चाय वाले की आवाज़ सुनकर सबने उससे चाय ली। त्रिपाठी जी की चाय उनकी पत्नी ने दी। कप लुढ़का, चाय से कपड़े व चादर सराबोर हो गई। भाभी व मैं उनके चेहरे को देखने लगी। चाय का मज़ा किरकिरा हुआ, परंतु मुझे उस समय सुखद आश्चर्य हुआ कि त्रिपाठी जी ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। ट्रेन चल दी। बड़ी ही सहजता से त्रिपाठी जी अटेंडेंट से चादर बदलने का कहकर हम सबको संक्रांति के लड्डू खिलाने लगे। हंसते हंसाते
खाते पीते सफ़र कटा। ऐसी स्थितियों में पति पत्नी से भला बुरा कहने से नहीं चूकते, पर त्रिपाठी दंपत्ति को देखकर मन श्रद्धान्वित हो गया। लगा वास्तव में सही दाम्पत्य जीवन यही है।